हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉकडाउन कोचिंग। इस चैनल पर मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं जिसमें सभी क्लासेस की चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियोस मैं अपलोड किया करूंगा, जिससे जिस भी क्लास का स्टूडेंट उस वीडियो को देखेगा तो उसको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। स्कूल के बाद उसको किसी के भी पास जाकर उस चैप्टर को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी आप लोग वीडियो देखें और बताएं कि आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। आप कभी भी मुझे कमेंट करके अपना रिप्लाई कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी मैं उसको अगले वीडियो में दोबारा समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। ये 8th क्लास का मैथ्स का एक चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको हम आज डिस्कस करेंगे और मेरी कोशिश ये है कि एनसीईआरटी में जितना भी कंटेंट इस चैप्टर के बारे में है मैं वो कंटेंट पूरा आपको समझाऊं, सारे क्वेश्चंस उसके करवाने की मैं कोशिश करूंगा। और मेरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़रूरी नहीं है वो एनसीईआरटी का ही हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, अगर इस चैप्टर और इस टॉपिक से रिलेटेड होगा तो वो आप लोग जरूर कर पाओगे। और मैं इसको समझाते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखूंगा कि मैं 8th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं कुछ बहुत बेसिक चीज़ पढ़ाता हूँ तो उसमें आप ये ना समझें कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सबसे पहली जो चीज़ इसमें आती है वो ये आती है कि वेरिएबल क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल वो चीजें होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ओके, सपोज एक्स, वाई, जेड, वॉट एवर, जितने भी ये होते हैं लेटर्स या कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। वैल्यू कैसे चेंज हो रही है? किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 5 निकल के आती है, फिर अगले क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 10 निकल के आती है, फिर किसी और चैप्टर में एक्स की वैल्यू 6 निकल के आती है। तो एक्स की वैल्यू तो हमेशा सेम नहीं रहती। सिमिलरली फॉर वाई, कहीं इसकी वैल्यू 4 है, कहीं इसकी वैल्यू 1/10 है, कुछ भी हो सकती है इनकी वैल्यू। ऐसी जेड के लिए होता है। अच्छा, अब वेरिएबल का उल्टा क्या होता है? वो होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या मतलब है? कांस्टेंट वो जिनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। अब ये 5 था, इसकी वैल्यू तो हमेशा 5 ही रहेगी। किसी भी चैप्टर में आप पढ़ो इसको 5 तो 5 ही रहेगा। लेकिन किसी भी चैप्टर में आप एक्स पढ़ो तो वो जरूरी नहीं है कि उसकी वैल्यू जो चैप्टर 1 में थी वो चैप्टर 2 में भी है, या जो क्वेश्चन 1 में थी वो एक्स की वैल्यू क्वेश्चन 10 में भी आ रही है। समझ गए? तो ये जो होता है वेरिएबल होता है। तो इस चैप्टर में जो हम वेरिएबल डिस्कस करेंगे, वन वेरिएबल मतलब पूरे क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल का यूज होगा। अगर हमने एक्स लिया है तो एक्स ही रहेगा, वाई लिया है तो वाई रहेगा, पी लिया है तो पी रहेगा। जो भी हम वेरिएबल सपोज करेंगे वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं। वो वेरिएबल आप वही वेरिएबल आप पूरे क्वेश्चन में यूज करोगे और सिर्फ एक वेरिएबल यूज करोगे। अच्छा, अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन होता है जिस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो आपके पास 1 होगी। एक इक्वेशन में लिखता हूं सिर्फ x, इसकी पावर 1 है, दिस इज लीनियर इक्वेशन। एक इक्वेशन लिखता हूं x+1, दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन, वैल्यू तो 1 ही है। अब मैं अगर लिख दूं आपके सामने x² + 3, गलत, दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन। x² आ गया ना, 2 वैल्यू आ गई, पावर जो है इक्वेशन की वो 2 आ गई। एक मैं इक्वेशन लिख देता हूं आपके सामने y + 3/10, y की पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है। x की पावर 1 थी लीनियर इक्वेशन, x की पावर 1 थी लीनियर इक्वेशन। अभी मैं इक्वेशन लिख देता हूं आपके पास p² - 3, यहां इसकी वैल्यू 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। बस यही एक डिफरेंस है लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए बाकी इक्वेशन से, कि उसकी आप वैल्यू चेक करेंगे, अगर 1 है हाईएस्ट वैल्यू तो वो लीनियर इक्वेशन है। चलिए अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। कोई इक्वेशन दे रखी होगी तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे और कैसे हम उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। हर इक्वेशन में हमारे पास 2 पार्ट होंगे इक्वेशन के। सपोज यही एक इक्वेशन ले लेते हैं, x+1 = 3, 2 पार्ट होंगे। तो यहां पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। बस इस x की वैल्यू क्या रख दूं मैं कि हमारा LHS और RHS इक्वल हो जाए, बस इतना सा काम करना है। तो x की वैल्यू क्या रख दूं मैं कि LHS और RHS इक्वल हो जाए। अभी आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ 3 है, तो अगर इधर भी 3 बन जाएगा तो LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS है राइट हैंड साइड। हमारा सॉल्यूशन ये है कि हमें अपने वेरिएबल की वो वैल्यू रखनी है जिससे हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाए।
वही हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो वो वैल्यू क्या हो सकती है एक्स की? अभी आपको देख के पता लग रहा होगा कि अगर मैं एक्स की जगह 2 लिख दूं तो ये हो जाएगा 2 + 1 = 3, ये भी 3, ये भी 3, LHS RHS के इक्वल हो गया इक्वेशन सॉल्व। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी इक्वेशन में LHS और RHS को इक्वल रखने के लिए अपने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा सुनने में, कैसे क्या होगा? कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचने की जरूरत है। बस हमें एक स्टेप पे ध्यान रखना है, सिर्फ एक स्टेप हम पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त ध्यान रखेंगे कि हम जिस चीज की वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर वो x है तो x, p है तो p, वॉट उसको हमें किसी भी एक साइड पर ले जाके अकेला छोड़ देना है। दैट्स इट। इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगर ये मेरे पास क्वेश्चन था x + 1 = 3, मैंने आपको क्या बोला कि मुझे बस x को अकेला छोड़ना है, तो x को मैं इधर रहने दूं, बाकी सब कुछ जो भी है उसको इधर लेके जाना है, बाकी सब कुछ जो भी है उसको x से दूर ले जाओ बस। तो इधर क्या था? 1 था, तो अगर ये 1 यहाँ प्लस में है, इधर लेके आऊंगा तो माइनस में होगा 2। बस यही आपके मन में रहना चाहिए कि हमें जिस वेरिएबल की वैल्यू के लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो वेरिएबल को अकेला छोड़ दो, आंसर आ जाएगा उसका। ये इक्वेशन और ले लेते हैं कुछ भी। 2x - 3 = 7। LHS RHS इक्वल करने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कुछ नहीं सोचने की जरूरत है, x को अकेला छोड़ना है। पहला स्टेप, 3 को इधर लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा। दूसरा स्टेप, x को अकेला छोड़ना है ना, 10। अब ये 2 इधर है इसके साथ, तो इधर जब आएगा, इधर x के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आएगा तो ये डिवीजन में होगा। सिंपल। 5 आंसर। तो x की जगह अगर 5 रख देंगे तो हमारा LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। हर क्वेश्चन में यही करना है। जब भी हम कितने भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसमें हमारा फोकस एक रहेगा कि हम x को अकेला छोड़ दें। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, जब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे आगे तो उसमें हमें कुछ वर्ड्स दे रखे होंगे जिनको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में समझना जरूरी है। अगर वो वर्ड इक्वेशन में या किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो उसको मैथ्स में हम क्या समझें। मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। 2 बंदे हैं, सोनू मोनू। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सोनू की एज मोनू की एज से 5 साल ज्यादा है। सोनू की एज, सोनू और मोनू 2 बंदे हैं, सोनू की एज 5 साल ज्यादा है मोनू से। तो मैं इसको मैथ्स में क्या लिख सकता हूं? इन दोनों को मुझे मैथ्स में लिखना है, तो अगर मोनू की एज मैं x मान लूं तो सोनू की एज उससे 5 साल ज्यादा है, x + 5। मैथमेटिकल डिनोशन इसका ये हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। 2 बंदे हैं, सोनू मोनू ही ले लेते हैं फिर से। सोनू और मोनू 2 बंदे हैं और आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सोनू और मोनू की एज में डिफरेंस 5 साल का है। सोनू और मोनू की एज में डिफरेंस 5 साल का है और सोनू बड़ा है। तो मैं सोनू की एज को अगर x ले रहा हूं तो मोनू की एज को मुझे x - 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि सोनू इससे बड़ा है और 5 साल ज्यादा है इसकी एज। अगर मैं मोनू की एज को x ले रहा हूं तो मुझे सोनू की एज को x + 5 देना पड़ेगा। इस तरह से हमारे वर्ड्स को हमें कंसीडर करना होता है मैथ्स की फॉर्म में। और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, जैसे सोनू की एज मोनू की एज से डबल है, तो अगर मोनू की एज x है तो सोनू की एज 2x होगी। ये हो सकता है। क्वेश्चन में दे रखा हो सकता है आपको सोनू की एज मोनू की एज के डबल से 2 ज्यादा है, मतलब डबल तो है ही है, उससे भी 2 ज्यादा है। तो अगर मोनू की एज x है तो इसकी एज को डबल किया, फिर उसको +2 किया, डबल से 2 ज्यादा हो गई। और बाकी जैसे भी वर्ड्स क्वेश्चंस में आएंगे हम उसको वहां पर उसके हिसाब से डिस्कस कर लेंगे। अभी मैंने आपको ये 2-3 बातें बता दी हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन में कोई वर्ड आपको कंफ्यूज करके दे रखा है तो उसका मतलब ये होगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी बहुत कुछ क्लियर होगा। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ 2 नंबर इज 74। 2 नंबर है, उनका टोटल 74 है। कुछ भी हो सकते हैं 2 नंबर। उसके लिए कुछ कंडीशन अगली लाइन में दे रखी है। वो 2 वर्ड कैसे हैं, सॉरी वो 2 नंबर कैसे हैं। वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन अदर। तो वही अभी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया, वहां पर मैंने एज और 2 बंदों का नाम लेकर समझाया। यहां पर 2 नंबर दे रखे हैं जिनका कि टोटल 74 है और दूसरा नंबर पहले नंबर से 10 ज्यादा है। कोई सा भी नंबर किसी से भी 10 ज्यादा है, तो कहने का मतलब है जो बड़ा वाला नंबर है वो 10 ज्यादा है। बड़ा आसान है। अगर एक नंबर x हो गया, लेट वन नंबर इज x,
ओके, मैंने आपको बताया था चैप्टर के शुरू में, एक वेरिएबल कंसीडर करना है हमें हर क्वेश्चन में, दूसरा वेरिएबल नहीं यूज कर सकते, करना ही नहीं है, क्यों अपने क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। तो एक नंबर अगर x हो गया तो दूसरा नंबर क्या हो गया, x प्लस 10, क्योंकि 10 मोर देन है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का जो टोटल है, यानी कि x प्लस 10 वो है 74। ओके, 3 बातें हो गई क्वेश्चन में, बस यहाँ आपका आंसर आ गया। अब यहाँ आप x के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गए 2x, ये 2x 74, 10 इधर आएगा, -10 64, तो x की वैल्यू क्या आएगी 64/2, 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर डिवीजन में जाएगा, 32 पहला नंबर है, तो यानी जो ये निकल के आया वो 32 निकल के आया। तो फिर ये क्या होगा, 32 + 10 42। ये वो 2 नंबर हो गए जिनका कि टोटल 74 होगा और दोनों का डिफरेंस 10, यानी कि एक दूसरे से 10 ज्यादा। इस तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी होगी और उस वर्ड प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना होगा एक वेरिएबल को सपोज करके। आगे और क्वेश्चंस देखते हैं और ज्यादा पिक्चर क्लियर होने वाली है। चलिए, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। ट्वाइस करना है, जो रेशनल नंबर है उसमें ट्वाइस कर दिया, यानी इसको हम ट्वाइस करेंगे। उसके बाद उसमें हम क्या ऐड करें कि 3/7 आंसर आ जाए। बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है, ट्वाइस किया 7/3 को, उसके बाद हमें जो नंबर उसमें ऐड करना है उसको हम x ले लेते हैं, एक वेरिएबल तो हमें लेना ही है, तो पहले तो ट्वाइस कर लेते हैं 7/3 को, इसको ट्वाइस करूंगा मैं 2 से इंटू करके, ट्वाइस मतलब डबल, 2 से इंटू करके ट्वाइस हो गया ये। अच्छा, अब इसके बाद इसमें मुझे कुछ ऐड करना है, ना, व्हाट शुड बी एडेड, कुछ ऐड करना है। चलिए, x ऐड कर दिया, क्या आएगा 3/7। बस सॉल्व फॉर दिस x, ऐसी वैल्यू जो RHS इक्वल कर दे, तो उसके लिए मुझे x को अकेला छोड़ना होगा, बाकी सबको इधर ले जाना होगा। पहले मैं इसका इंटू कर लेता हूं, ये -14/3 प्लस x 3/7 सेम, इसको मुझे इधर ले जाना है। जब ये लेफ्ट हैंड साइड में था तो माइनस में था, राइट हैंड साइड में होगा तो प्लस में होगा, x यहाँ का यहाँ रहेगा 3/7 प्लस 14/3। बस अब इन दोनों को मुझे सॉल्व कर लेना है, मेरे पास x की वैल्यू आ जानी है। सॉल्व करना मैं आपको एक बार बता देता हूं, वैसे आप लोगों को आता होगा। इन दोनों का एलसीएम लिया 21, 7 से 21 को डिवाइड किया 3, जो भी डिवीजन करने के बाद आया उसका इसमें मल्टीप्लिकेशन 9, 3 से 21 डिवाइड किया 7, और 7 का 14 में 7 का 14 में मल्टीप्लिकेशन 98 प्लस 9 107/21। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अगर ये कट सकता है तो उसको काट लेंगे, नहीं कट रहा तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन ने कहा था व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर दिस टू गेट दिस। इस नंबर को ट्वाइस किया था, जो ऐड करना है वो निकालना है, उसको x सपोज किया था, इक्वल्स था 3/7, मल्टीप्लिकेशन किया, इसको लिखा, x को अकेला छोड़ा एंड सॉल्व फॉर द x। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू व्हाइल यू आर ट्राइंग टू गेट द रिजल्ट फॉर x। आपको x अकेला छोड़ना है, उसके अलावा बाकी सब कुछ एक तरफ ले जाके प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो वो कर दो। चलिए और कुछ देखते हैं और सवाल करते हैं। मैं आपको बहुत सारे सवाल इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अलग अलग तरह की वर्ड्स प्रॉब्लम होंगी, वो सारी वर्ड्स प्रॉब्लम को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। वर्ड प्रॉब्लम क्या हो सकती है, वर्ड प्रॉब्लम नंबर की फॉर्म में हो सकती है, नंबर से आपको वो खिलवा सकता है, ज्योमेट्रिकल फिगर से खिलवा सकता है, ज्योमेट्री के फिगर्स हो सकते हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, व्हाटएवर, और एजेस, दो लोगों की एज का कंपेरिजन, कुछ एज हो सकती है। अच्छा, नोट्स और कॉइन्स पर क्वेश्चन हो सकते हैं। बस यही कुछ टाइप है। अगर ये हमने सारे कवर कर लिए तो लीनियर इक्वेशन के सारे क्वेश्चन हमारे फिर हो जाने हैं। तो वही मैं क्वेश्चन एक एक करके कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर दे रखा है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ।
सबको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे क्या आगे क्या दे रखा है, पहले बस ये लिख लेते हैं, ये बात हमें पता है, ये होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2 होल 3/4 सेंटीमीटर। लेंथ निकालनी है, कोई बात नहीं, पेरीमीटर दे रखा है 13 सेंटीमीटर, लेंथ निकालनी है x, लेंथ इज x, सपोज लेंथ इज x, 2 लेंथ इज x प्लस ब्रेथ क्या है दिस, इसको मैं अगर कंप्लीट करूं 4 2 जा 8 प्लस 3 11/4, दिस इज 11/4, सो 11/4। नाउ सॉल्व फॉर द x, 13 इधर है, 2x प्लस 22, नो 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 2 11/2, 11/2, ओके। x को अकेला छोड़ दो, कहीं भी छोड़ दो, इधर ही छोड़ देते हैं इस बार। आप सोच रहे होंगे हर बार लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, x को कहीं भी अकेला छोड़ सकते हो, बस अकेला छोड़ना जरूरी है। 13 माइनस 11/2 इक्वल्स टू 2x, इसको इधर लेके आए, माइनस का हो गया, एलसीएम लिया 2। अच्छा, इस केस में हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 सपोज करते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2 आता है, यहां पर 26 आ गया, माइनस 11 2x, ये आ गया 25/2 इक्वल्स टू 2x, 15/2 इक्वल्स टू 2x, ओके। x तो अभी भी अकेला नहीं है, तो x को अकेला छोड़ने के लिए मुझे इधर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15/4 इक्वल्स टू x। तो ये x क्या थी, लेंथ, तो जो लेंथ आ गई वो 15/4 आ गई, लिख देता हूं मैं, लेंथ निकालनी थी। इस तरह से ज्योमेट्रिकल फिगर्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। यहां पर हम एक एजेस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ मदर। तो मदर की एज दे रखी है इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की एज दे रखी है जो कि 3 गुना है मदर की एज से। फिर बोल रहा है आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड टू 66 years, 5 साल बाद उनकी एज टोटल 60 साल हो जानी है। तो यहां पर प्रेजेंट में 2 लोगों की एज दे रखी है, मदर एंड सन, ठीक है। तो सन की एज को x ले लेते हैं। अब मदर की एज सन से 3 टाइम्स है, तो 3x हो गई ऑब्वियसली। आफ्टर 5 years अगर हमें किसी की एज निकालनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 5 का सम करेंगे, ऐड करेंगे प्रेजेंट एज में। तो अगर मैं यहां लिखूं आफ्टर 5 years, तो ये क्या होगा 3x + 5 और ये क्या होगा x + 5, वेरी इजी। अब क्वेश्चन ने कहा था कि उन दोनों की एज 5 साल बाद टोटल मिला के कितनी हो रही है 66 years। कुछ नहीं करना, 3x + 5 और ये x + 5 को ऐड कर देना है, तो टोटल आ जाएगा 66। बस यहां सॉल्व फॉर द x, 3x एंड 1x, 4x + 5 + 5 10 इक्वल्स टू 66। और अगर यहां पर मैं फिर सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन वही है, x को अकेला छोड़ दो, तो x को अकेला छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 14। तो 14 किसकी एज आई, x की वैल्यू 14 आई, तो सन की एज आ गई 14। तो मदर की कितनी होगी 14 × 3 विच इज 42। हियर इज योर आंसर। तो ये एक एजेस का क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे देखते हैं और हमारे पास क्या है क्वेश्चन में। मैंने आपको अभी बताया था कि कॉइन्स और नोट्स के भी क्वेश्चन होंगे, तो वही यहां पर क्वेश्चन आ गया अगला। एक चीज डिनोमिनेशन, इस क्वेश्चन में वर्ड यूज होगा। डिनोमिनेशन मतलब होता है जो करेंसी होती है, जैसे हमारे पास अभी 2000 के नोट हैं, 500 का नोट है, तो ये नोट्स का डिनोमिनेशन है। 100 का नोट है, 50 का नोट है, इस तरह से। तो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहित हैज 3 times as many as 2 rupees coin as he has 5 rupees coin। क्या मतलब, 5 rupees coin है उसके पास कुछ, और उसके पास 2 rupees coin है कुछ।
मोहित हैज 3 times as many as 2 rupees coin as he has 5 rupees coin. उसके पास जितने 5 rupees के कॉइन है उससे 3 गुना ज्यादा उसके पास 2 rupees के कॉइन है, ये वो बता रहा है। तो ठीक है, 5 rupees कॉइन को मैं ले लेता हूं सपोज x, ठीक है। तो 2 rupees कॉइन उसने क्या बोला था, 3 times है, तो 2 rupees कॉइन उसके पास 3x हो गए अगर 5 rupees कॉइन x है। बड़ा आसान है यहां तक। अब उसने क्या कहा कि उसके पास जो टोटल सम है वो 77 रुपीज है, यानी इनकी जो वैल्यू है टोटल उसके पास पैसे हैं उसकी पॉकेट में वो 77 रुपीज हैं। तो अगर मेरे पास या आपके पास या मोहित के पास x नंबर ऑफ कॉइन है 5 रुपए के, तो उसके पास कितने रुपए हो गए यहां से, 5x। ये बात अगर समझ नहीं आई तो ऐसे समझते हैं, आपकी पॉकेट में 5 रुपए वाले जो कॉइन हैं वो 10 हैं, तो आपके पास टोटल जेब में 50 रुपए है ना। वो कैसे पता लगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो बस अगर नंबर ऑफ कॉइन x है और 5 रुपीज के कॉइन है तो दोनों को मल्टीप्लाई किया है 5x। सिमिलरली 3x, 3 2 6x, टोटल कॉइन्स आ गए, नो सॉरी टोटल अमाउंट आ गया पॉकेट में कितना है, और ये टोटल कितना हो रहा है 77। बस 6 और 5 11x इक्वल टू 77। फिर वही x की वैल्यू निकाल ली हमने 7। तो मेरे पास जो 5 रुपीज के कॉइन थे वो 7 थे। 2 रुपीज के कॉइन कितने आएंगे, 7 इंटू 3 21। इस तरह से हम डिनोमिनेशन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और भी अभी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको वो बता दूंगा और पिक्चर क्लियर हो जाएगी उस क्वेश्चन से। चलिए, अच्छा एक ये पूरा एक अलग से कंसेप्ट है, एक अलग से चीज है पूरी, इसको आप थोड़ा सा ठीक से समझिएगा। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363। ओके, 3 नंबर हैं जो तीनों लाइन से 11 के टेबल में आएंगे, उनका टोटल है 363, 363। जब भी ऐसा कभी कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का क्वेश्चन आएगा या कंसेक्यूटिव नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसको हम अलग से एक तरह से एक टाइप से सॉल्व करते हैं। तरीका वही है, 1 वेरिएबल लेके, लेकिन मैं 2-3 चीजें एक साथ बता देता हूं। अगर 11 के 3 मल्टीपल हैं, 11 के 3 मल्टीपल है, तो पहला मल्टीपल अगर x हो गया, दूसरा मल्टीपल क्या हो गया, पहला x 11 से डिवाइड होना चाहिए तो इसमें 11 का मल्टीप्लाई, दूसरा क्या होगा x ही रहेगा लेकिन 11 का दूसरा 22x, तीसरा क्या होगा x ही रहेगा लेकिन 11 का थर्ड 33x। ये 11 के तीनों कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हो गए, 11x 22x 33x। इन तीनों का टोटल उसने दे रखा है 363। तो यहां पर हम सॉल्व फॉर द x कर सकते हैं। ओके, मैं आपको 2-3 चीजें और बता देता हूं अभी। 3 कंसेक्यूटिव ऑड दे रखे हैं, सपोज उसने बोला है आपको 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, इनका कोई सम दे रखा है। तो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होंगे, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर x+2 होगा, तीसरा नंबर x+4 होगा। क्यों, एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं इसके लिए। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं 7 9 11, इन 3 नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो 7 के बाद 9 को निकालने के लिए आपने क्या किया, 2 इसमें ऐड किए ना। 9 के बाद 11 निकालने के लिए आपने क्या किया, इसमें 2 और ऐड किए, लास्ट वाले में 2 और ऐड किए। समझ रहे हैं ना बात को। मान लो मेरे पास नंबर थे 21 23 25, तो अगर ये x होता तो ये क्या होता, x+2, फिर ये क्या होता x+2+2, इसका +2, तो यानी x+4। यही सेम प्रोसीजर है अगर इवन नंबर दे रखा है तो 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। सिमिलरली पहला नंबर 22 है, 24 है, 26 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x x+2 x+4। सिमिलर फैशन मल्टीपल्स ऑफ दे रखे हैं, अगर कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स दे रखे हैं किसी के भी तो उनको लिखेंगे उसके मल्टीप्लाई के साथ। बस यही इसी टाइप के सवाल हो सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं। प्रोसीजर सेम रहेगा, देखते हैं सवाल क्या कहता है।
सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2। कुछ नहीं करना है, एक नंबर है, नंबर है x, सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम नंबर, तो x में से 1/2 माइनस किया, जो रिजल्ट आया, रिजल्ट मतलब ये, इसको मल्टीप्लाई किया 1/2 से। ठीक है, हो गया मल्टीप्लाई 1/2 से। अब ये क्या आएगा हमारे पास 1/8, बस इतनी सी बात है। 1/2 से हमने रिजल्ट को मल्टीप्लाई किया, जो कि रिजल्ट क्या था, नंबर में से 1/2 माइनस x माइनस 1/2, इसको 1/2 से मल्टीप्लीकेशन किया और वो रिजल्ट हमें दे रहा है 1/8। अब वो कह रहा है आप नंबर निकालिए, तो नंबर हम यहां से x निकाल लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x/2 माइनस 1/4 1/8। सिमिलर प्रोसीजर, x को छोड़ के सब कुछ उधर लेके जाना है, 1/8 माइनस 1/4, x को छोड़ के सब कुछ उधर लेके जाना है, यहां सॉल्व फॉर x करेंगे तो वो जो भी आपका यहां पर आंसर आ जाएगा वो होगा नंबर। वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो इसलिए मैं पूरे सॉल्यूशंस नहीं करूंगा। जहां तक इक्वेशन बनाने की बात है, जहां तक आप लोग अटक सकते हैं, बस मैं वहीं तक आपको बना के दिखाऊंगा। उसके बाद जो सॉल्यूशन हम पहले कर चुके हैं उसको बार बार नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर पूल, जिसका पेरीमीटर आपको दे रखा है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, टू एल प्लस बी, वेरी वेल नोन, अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको जब मैंने बताया था कि वर्ड्स को कैसे कंसीडर करना है, उस वक्त एक चीज समझाई थी, सेम चीज यहां पर है। लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है उसकी ब्रेथ से डबल से 2 ज्यादा है। तो ब्रेथ अगर x हो गई तो लेंथ कितनी हो गई, इसका डबल, इससे 2 ज्यादा। बस ब्रेथ भी है हमारे पास, लेंथ भी है हमारे पास, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। पेरीमीटर भी है हमारे पास 154 पेरीमीटर, 2 की जगह 2, लेंथ की जगह 2x प्लस 2, ब्रेथ की जगह ब्रेथ, सिंपल 2, ये 2 और 3x प्लस 2। जब ब्रैकेट के बाहर ऐसे कुछ होता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन दोनों में होता है, 3 2 6x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 154। यहां आप x के लिए सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, जो x आएगा वो यहां पर ब्रेथ आएगी, उसको डबल करके 2 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो लेंथ आएगी। तो ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन भी। Here's the next question. ट्रायंगल है, अच्छा जो ट्रायंगल है वो आइसोस्केलिस है। तो आइसोस्केलिस ट्रायंगल के लिए आपको पता है 2 साइड इक्वल होती हैं। उसका जो बेस है वो दे रखा है 4/3। उसके बाद पूछा है उसका पेरीमीटर भी दे रखा है। अच्छा, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है, तीनों साइड्स का सम। एक ट्रायंगल है, इसकी जो भी साइड्स हैं x y z, इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका पेरीमीटर आएगा। अब लेकिन यहां पर हमारे पास जो 2 साइड्स हैं वो इक्वल है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। 2 साइड इक्वल है तो जो इक्वल साइड है उसको हमने x लिया, जो इक्वल साइड है उसको हमने बोला x। तो हमारे पास सॉरी इक्वल साइड्स हैं ये, तो 2 साइड हो गई x और जो बची हुई साइड है वो 4/3 है। तो जो पेरीमीटर है वो क्या हो गया, x प्लस 4/3 एंड विच इज इक्वल टू 4 2/15, 15 4 60, 62/15। सिंपल, सॉल्व फॉर x, 2x इक्वल्स टू 62/15 minus 4/3. From here you can calculate x, which is your remaining sides. हमने x क्या लिया था, आइसोस्केलिस ट्रायंगल की वो साइड जो इक्वल है, तो यहां से हम x सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। फादर इज 26 years यंगर देन ग्रैंडफादर। ऑब्वियसली ग्रैंडफादर से फादर छोटे होते हैं, तो जो फादर है वो 26 साल छोटे हैं ग्रैंडफादर से, लेकिन वो 29 साल बड़े हैं अपने बेटे से। तो यहां पर हम फादर की एज को
अगर एक्स सपोज करें तो ग्रैंडफादर की एज कितनी हो गई? 26 साल ज्यादा, और बेटे की एज कितनी हो गई? 29 साल कम। तीन चीजें आपके पास आ गई, फादर की एज एक्स, ग्रैंडफादर की एज उनसे 26 साल ज्यादा एक्स प्लस 26, और सन की एज फादर से 29 साल कम एक्स माइनस 29। उसने बोला है कि वो तीनों एज मिला के 135 है, यानी अगर इन तीनों को मैं प्लस कर दूं तो वो क्या आएगा? 135। बस सॉल्व हो जाएगा एक्स के लिए। एक्स प्लस 26 प्लस एक्स माइनस 29 इक्वल्स टू 135। 1 2 3 3x माइनस 3 इक्वल टू 135। सॉल्व फॉर x, आपका फादर की एज निकल के आ जाएगी। जो फादर की एज आएगी उसमें 26 ऐड कर देंगे, ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी। जो सन की एज निकालनी होगी तो फादर की एज में से 29 माइनस कर देंगे तो वो सन की एज आ जाएगी। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपना अगला सवाल देख रहे हैं, जो कि हमारा सवाल है बैंक नोट्स के, बैंक कॉइन्स के ऊपर। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास टोटल रुपए हैं 300, जिसमें हमारे पास 3 टाइप के कॉइन है, 1 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का कॉइन और 5 रुपए का कॉइन। वो एक बात और बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो 2 रुपए वाला कॉइन है ना, वो 3 गुना ज्यादा है 5 रुपए वाले कॉइन से। तो सिंपल, हम 5 रुपए वाले कॉइन को x ले लेते हैं और 2 रुपए वाले कॉइन को हमने 3x लिया। अच्छा, एक बात और क्वेश्चन में बोली गई है कि टोटल जो तीनों ये कॉइन है, जो इनका टोटल है वो 160 है, कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो अगर 5 रुपए वाले x हैं, 2 रुपए वाले 3x हैं, तो बचे कितने? ₹1। वो कितने होंगे? इन तीनों का टोटल तो 160 है। क्लियर? तो 1 रुपीज वाले कॉइन के लिए हम क्या कर सकते हैं? इन तीनों का टोटल कितना है? इसको मैं लिख लेता हूं, ₹1 का कॉइन है ये टोटल 160 है। तो जो ₹1 के कॉइन हुए हमारे पास, वो कितने हो गए? 160 माइनस 4x। क्लियर? ₹1 के कॉइन, ₹5, ₹2। अब मैंने आपको बताया था कि जितने रुपए का नोट या करेंसी है उसका मल्टीप्लिकेशन हम इसमें करते हैं, और उसका जो टोटल आता है वो हमारे पास टोटल रुपए जितने होते हैं वो आता है। तो बस इसका मल्टीप्लाई इसमें किया हमने 5x, इसका मल्टीप्लाई यहां पर किया 6x, 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया, सेम रहेगा 160 माइनस 4x। ये जो टोटल हमारे पास पॉकेट में रुपए हुए, ये हुए 300। आपके पास पॉकेट में 5 रुपीज के 10 कॉइन है, तो आपके पास कितने रुपए टोटल? 50 रुपए। क्लियर? तो वो हमने क्या किया, जितने कॉइन हैं और जितने रुपए के कॉइन हैं उसको मल्टीप्लाई किया। वही सेम काम हम यहां पर कर रहे हैं। 5 रुपए वाले कॉइन x हैं, मल्टीप्लाई। 2 रुपए वाले कॉइन 3x हैं, मल्टीप्लाई। 1 रुपए वाले कॉइन इतने हैं, मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है। 6 5 11 माइनस 4 160 प्लस 7x इक्वल्स टू 300। 7x 160 को इधर लेके जाएंगे 140 बाई 7 20। तो आपके पास 5 रुपीज वाले कॉइन कितने आ गए? 20। आपके पास 3 रुपीज वाले कॉइन कितने आएंगे? 20 इंटू 3 60। 2 आंसर आपको मिल गए। अब आपके पास 1 रुपीज वाले कॉइन कितने आएंगे? उसके लिए आपको क्या करना है? 160 माइनस 4x, योर x इज 20। 160 माइनस 80, आपके पास 1 रुपीज वाले कॉइन कितने आएंगे? 80। बस इसी तरह आप सारे नोट्स और करेंसी के क्वेश्चन करोगे। एक कंसेप्ट याद रखना है, जितने रुपए का नोट है या जितने रुपए का कॉइन है उसका मल्टीप्लाई होगा उसके नंबर से, तो उसको टोटल वैल्यू मिलेगी, आपको उसकी टोटल वैल्यू मिलेगी। अपनी पॉकेट के हिसाब से आप याद रखेंगे। आपकी पॉकेट में 100 के 5 नोट हैं, तो आपके पास 500 रुपए हैं, तो ये मल्टीप्लाई आपको करना है हर इस तरह के क्वेश्चन में। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विनर को 100 रुपए मिलेंगे। एक कोई कंपटीशन है, उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि विनर जितने भी होंगे उनको 100 रुपए मिलेंगे, और जो लोग पार्टिसिपेंट तो हैं लेकिन विनर नहीं हुए उनको 25 रुपए मिलेंगे। 25 रुपीज उनको मिलेंगे, 100 रुपीज विनर को मिलेंगे। ओके, अभी आपको ये नहीं पता कि विनर कितने हैं और पार्टिसिपेंट कितने हैं। हो सकता है 1 विनर हो सकता है 4 विनर हो सकता है 10 विनर हो, कितने भी विनर हो सकते हैं। जो टोटल अमाउंट जो ऑर्गेनाइज करा रहा था इस कंपटीशन को, उसके पॉकेट से टोटल अमाउंट जो खर्च हुआ है वो हुआ है 3000। जो विनर और पार्टिसिपेंट्स में टोटल अमाउंट बांटा गया है वो हुआ है 3000। टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं 63। कोई बात नहीं, आप सपोज विनर x है,
हमें तो एक वेरिएबल अपना लेट करना है, विनर एक्स है, टोटल पार्टिसिपेंट्स अगर 63 हैं तो टोटल पार्टिसिपेंट 63 में क्या है, विनर प्लस नॉन विनर्स। मेरे पास विनर और नॉन विनर 63 उसने दे रखा है, पार्टिसिपेंट मतलब विनर और नॉन विनर। अगर विनर एक्स हो गया तो नॉन विनर कितने आ गए, बड़ा आसान है, नॉन विनर हो गया आपके पास 63 माइनस एक्स, दैट्स इट, हो गया आपका सवाल। विनर को आप कितने दे रहे हैं, 100 रुपए, ठीक है दे दीजिए, 100 इंटू एक्स, प्लस आप नॉन विनर को कितने रुपीज दे रहे हैं, 25 रुपीज, 63 माइनस एक्स इंटू 25, और ये टोटल अमाउंट आप कितना बांट रहे हैं, 3000। ओके, बस सॉल्व फॉर एक्स, ये आपका आएगा 100x, ये आपका आएगा 63 इंटू 25, और यहाँ माइनस में आएगा 25x, ये आपका होगा 3000। 63 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15, 31, 6, 12, 5, 7, 5, 1, 100x प्लस 1575 माइनस 25x, दिस इज 3000। यहाँ 100x में से 25x गया 75x, इसको आप इधर लेके गए, 3000 माइनस 1575 विच इज इक्वल्स टू 1425। यहाँ से आप x निकाल के इसका आंसर निकालेंगे, जो x आएगा वो विनर होगा। अगर आपको नॉन विनर्स निकालने हैं तो आप उसमें से 63 में से उस x को माइनस कर देंगे, आपको नॉन विनर आ जाएगा, दैट्स इट। अच्छा, ये वो सारे क्वेश्चंस हमने किए जिसमें हमने वेरिएबल्स को एक तरफ डिस्कस किया था। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने देखे उसमें आपने देखा होगा कि आप x के इस तरफ वेरिएबल का यूज कर रहे हो, इधर आप कोई नंबर यूज कर रहे हो, कोई कांस्टेंट यूज कर रहे हो। ओके, यहां पर आप इधर आप वेरिएबल यूज कर रहे हो। अब यहां से एक चीज नई हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दोनों तरफ वेरिएबल हो, इधर भी कुछ हो और इधर भी कुछ हो सकता है ये 4x हो सकता है 3x हो सकता है इसके साथ में कुछ हो सकता है इसके साथ में कुछ हो, एनीथिंग। तो इस वक्त आप x कैसे सॉल्व करोगे, इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमको अभी तक नहीं आता है, सब कुछ वही है इसमें। बस हमें क्या करना है, x को सबको एक तरफ लेके जाना है और फिर x को अकेला कर देना है, जैसा हमने अभी तक इस चैप्टर में किया है और अब तक हमने सीखा है। तो मैंने एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, 5x प्लस 7/2 इक्वल्स टू 3/2x माइनस 14। कुछ नहीं करना, x को एक तरफ लेके जाओ, 7/2 इधर ले आते हैं माइनस 14, सब x को राइट हैंड साइड पे ले रहे हैं हम। अब तक हमने हमेशा x को लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है, हम इस बार राइट हैंड साइड पे लेके देखते हैं क्या होता है रिजल्ट में, कुछ फर्क आता है या नहीं। तो 14 हो गया, इसको सॉल्व करने के एलसीएम लिया 2, 7 माइनस 14। यहाँ भी सेम प्रोसेस करते हैं, नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेते हैं, 2, 3x माइनस 10x। ओके, यहाँ अगर दोनों तरफ होल अपॉन के साथ कोई नंबर है और वो काटा जा सकता है तो उसको आप काट सकते हो, यहाँ आप डायरेक्ट 2 से 2 काट सकते हो। चलो इस स्टेप को स्किप नहीं करते, अगले स्टेप में देखते हैं। इसको हम काट सकते हैं इधर, लेकिन मैं नहीं काट रहा, जिससे मैं आपको ये बता सकूं कि हम इसको क्यों काटते हैं। चलिए, ये 7 में से हमने 14 को माइनस किया तो ये आया माइनस 7/2। यहाँ 3x में से 10 को माइनस किया तो माइनस 7x/2। अच्छा, अगर ये यहाँ पर कोई नंबर होता है तो वो इधर मल्टीप्लिकेशन में जाता है, क्लियर। मैं इसको इधर समझाता हूँ, इधर नंबर होता है वो इधर मल्टीप्लिकेशन में जाता है, इधर नंबर होता है वो इधर मल्टीप्लिकेशन में जाता है, नंबर कुछ भी हो। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊँ तो ये होगा ऐसे, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो ये होगा ऐसे। अब तो ये कर सकता है ना 2 से 2, अब तो कर सकता है। वही सेम चीज़ मैं आपको तब वहाँ समझा रहा था कि इसको आप नीचे अगर है तब भी काट सकते हो। अगर आपको ये भी नहीं करना तो एक और चीज़, अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊँ माइनस 7/2 इंटू 2 कर दूँ और इसको यहीं रहने दूँ, अब तो आप इसको काट सकते हो। बस यही चीज़ है, यही मैं आपको यहाँ बता रहा था कि आप ये अपने सारे स्टेप को स्किप कर सकते हो, इसको यहाँ से यहाँ काट सकते हो। ओके, ये हमने ऐसे यहाँ काटा, माइनस से माइनस खत्म किया, x की वैल्यू आ गई 1। दोनों तरफ वेरिएबल्स थे हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में भी x का यूज़ हो रहा था, राइट हैंड साइड में भी x का यूज़ हो रहा था, और हमने उसको सॉल्व किया।
कुछ नया नहीं किया, सेम किया, सारे एक्स को एक तरफ ले गए, कहीं भी ले जाओ आप, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, और बाकी सारे कांस्टेंट को एक तरफ ले गए, फिर हमने एक्स को अकेला छोड़ दिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर्स का। देखते हैं इसमें वेरिएबल्स दोनों तरफ यूज करने पड़ेंगे या नहीं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर कोई भी नंबर 2 डिजिट का नंबर है, अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर है, वो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है। सपोज 21 2 डिजिट का नंबर है, इसमें जो 1th डिजिट है वो 1 है, 10th डिजिट है वो 2 है, तो जो 10th प्लेस होता है इसका 10 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है, क्लियर। फिर इसमें एडिशन होता है 1th प्लेस का, यही होता है 2 डिजिट नंबर। कोई भी नंबर हो, अगर नंबर 3 डिजिट हो 103, तो इस प्लेस का मल्टीप्लाई हो रहा होता है 100 के साथ, इस प्लेस का मल्टीप्लाई हो रहा होता है 10 के साथ, इस प्लेस का मल्टीप्लाई हो रहा होता है 1 के साथ। ऐसे लिखते हैं किसी भी नंबर को। सेम प्रोसेस यहाँ पर जो बोल रहा है क्वेश्चन कि 2 डिजिट नंबर, तो आप अब जब मैं रिप्रेजेंटेशन करूंगा उस नंबर का तो आप इस तरह से ध्यान रखोगे। चलिए आगे देखते हैं। 2 डिजिट नंबर की जो डिजिट्स हैं उनमें डिफरेंस 3 का है, ओके, उनमें जो डिफरेंस है वो 3 का है, ठीक है। अगर कोई एक डिजिट x है तो दूसरी डिजिट x + 3 है। अब हो सकता है 1th डिजिट x हो और 10th डिजिट x + 3 हो, या हो सकता है 1th डिजिट x + 3 हो और 10th डिजिट x हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर। आगे देखते हैं। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, वी गेट 143। ओके, एक पहले मैं समझाता हूँ क्वेश्चन का कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नंबर है सपोज 21, अगर इसकी डिजिट्स को उल्टा कर दूं, यानी मैं 12 कर दूं, और उसके बाद इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 143 मुझे मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन इज सेइंग। नंबर है उसको उल्टा करके अगर ऐड कर दो तो आपके पास टोटल 143 होना चाहिए। तो वो नंबर क्या होगा, इसको निकालने के लिए क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है कि उसकी दोनों डिजिट्स का डिफरेंस 3 है। तो यही 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो 1 वाला नंबर x हो और जो 10th प्लेस पर है वो x + 3 हो। अभी हम एक सिनेरियो ये है पहला, इसे कंसिडर करते हैं। अगर 1th नंबर x है और 10th पर x + 3 है, तो x + 3 10th प्लेस है प्लस x, ओके। अब उसने क्या बोला, डिजिट्स आर इंटरचेंज, उल्टा कर दो डिजिट को, प्लस अब 10th प्लेस पर x हो गया प्लस 1st प्लेस पर x + 3 हो गया, जो कि टोटल आया 143। मैंने आपको इसलिए कहा था कि ये दोनों केस सेम है। अगर मैं पहले ये ले लूंगा तो मुझे दोबारा में ये लेना पड़ेगा, और दोनों को प्लस कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 10x + 30 + x + 10x + x + 3 = 143। 10 11 21 22 22x + 30 + 3 33 = 143। 22x = 143 - 33, which is 120, and your x will be 120 by 22. ये यहाँ पर ऐसा नहीं आना चाहिए था नंबर, ज़रूर कोई ना कोई हमने डिजिट गलत ऐड की है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 10x + 30 + x, 10x + x + 3, 10x + 30 + x, 10x + 3 + x + 3, 10x 11x 12x + 10 22x, ओके। 30 + 3 33 143। तो इसके बाद चेक किया, ठीक है। ओहो, जब 143 में से 33 को माइनस करेंगे तो 110 आएगा, 110। अच्छा, ये मुझे पता कैसे चला कि क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है? ये आपको भी पता लग सकता है कि आप अपना मैथ्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें गलत हो रहा है। ये आपको, जब मैं इसको 120 को, जब मैं 22 से यहाँ पर डिवाइड करता तो ये एक इंटीजर नहीं आता, यानी कि एक कंप्लीट नंबर नहीं आता।
अगर ये पॉइंट्स में आता तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स यहाँ पॉइंट में दे रखी हो? हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारा मुझे समझ में आ गया कि कोई ना कोई यहाँ पर गलती हम क्वेश्चन में कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन ये आ गया 110/22, 11 2 11 11 10 एंड देन 5. So your x is 5, your x is 5 and another number is x plus 3 which is 8. तो अब दोनों नंबर आपके सही हो सकते हैं। इस केस के हिसाब से अगर आपकी 1's प्लेस x है तो आपका 10's प्लेस 8 होगा। इस केस के हिसाब से अगर आपका 1's प्लेस 8 है तो 10's प्लेस आपका 5 होगा। आपके ये दोनों आंसर इस क्वेश्चन के लिए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे इक्वल के दोनों तरफ वेरिएबल यूज करने पड़ रहे हों। देखते हैं इस क्वेश्चन में करने पड़ेंगे या नहीं। हालांकि इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे सॉल्यूशन पर, और ना ही इससे क्वेश्चन टफ या आसान हो रहा है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। अर्जुन इज ट्वाइस ओल्ड एज श्रेया। श्रेया से अर्जुन डबल है। श्रेया अर्जुन 5 years अगो हिज एज वॉज 3 times श्रेयाज एज। 5 साल पहले उसकी एज 3 गुना थी, अभी डबल है। प्रेजेंट एज उनकी निकालनी है। चलिए प्रेजेंट एज में बात करते हैं। दोनों की प्रेजेंट एज श्रेया से अर्जुन की डबल है, तो श्रेया की अगर x है तो अर्जुन की 2x। वेरी इजी। 5 years अगो, 5 years अगो यानी कि 5 साल पहले। इसको भी 5 माइनस करेंगे, इसको भी 5 माइनस करेंगे। ये उनकी 5 साल पहले की एज आ गई। लेकिन ये दोनों एज अगर मुझे बराबर करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, एक नई चीज इसमें आपको मैं सिखाता हूं। 5 साल पहले 3 गुना थी श्रेया की एज। ओके, चलो मेरे पास 2 पॉकेट हैं। मेरी एक पॉकेट में 10 रुपए हैं, दूसरी पॉकेट में 20 रुपए हैं। मैंने कहा मेरे पास एक पॉकेट में दूसरी पॉकेट से दोगुने पैसे हैं। अगर यहाँ 10 हैं तो यहाँ 20 हैं। अगर मुझे ये दोनों पॉकेट इक्वल करनी है तो मुझे क्या करना होगा? जिस पॉकेट में कम है उस पॉकेट में बढ़ाने होंगे। अगर इस पॉकेट में डबल है इससे, तो अगर मैं इसको डबल कर दूं तो मेरे पास दोनों इक्वल होंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर किसी की एज, मेरी एज 10 साल है, आपकी एज 20 साल है, तो आप अगर मुझसे एज में डबल हो, लेकिन मुझे अगर क्वेश्चन में ये दोनों एज बराबर करनी है तो मैं क्या करूंगा? जिसकी एज कम है उसको बढ़ाऊंगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर डबल थी तो 2 से मल्टीप्लाई, अगर ट्रिपल है इक्वल करनी है तो 3 से मल्टीप्लाई। जो भी है, अगर वो चीज मुझे सेम करनी है तो जो कम है उसको इंक्रीज करना होगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐसे भी दे रखा हो कि मेरी एज 5 साल है और आपकी एज मुझसे 2 साल ज्यादा है। अब मुझे इक्वल करनी है तो मैं इधर भी 2 साल इंक्रीज कर दूंगा। तो जैसे भी क्वेश्चन में जितना भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। वो उस टाइप का एक क्वेश्चन ये है। अर्जुन की एज दुगनी थी, ओके, लेकिन 5 साल पहले वो 3 गुना था, ठीक है। अब मुझे ये दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वल करना है, इन दोनों को। तो इक्वल करने के लिए मैंने क्या किया? श्रेया की एज 3 गुना थी, सॉरी अर्जुन की एज 3 गुना है, तो मैंने श्रेया की एज को 3 गुना कर दिया। बस अब मैं अगर यहाँ x के लिए सॉल्व करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा 3x माइनस 15 इक्वल टू 2x माइनस 5x वाले। अब देखो, जो मैंने अभी आपको चीज समझाई थी, दोनों तरफ वेरिएबल होगा तो क्या करेंगे, उसका एग्जाम्पल यहाँ आ चुका है। दोनों तरफ वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल, इधर भी वेरिएबल। अब देखते हैं इससे क्या आपके सॉल्यूशन पर कुछ फर्क पड़ने वाला है, क्या क्वेश्चन कुछ टफ होने वाला है, देखते हैं। आप खुद बताना। 3x इधर 2x, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा 3x माइनस 2x, ये यहाँ माइनस 5 है, मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, इधर माइनस है इधर प्लस होगा। ये 3x में से 2x अगर मैं रिड्यूस करूंगा तो x आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, तो जो मेरी x की वैल्यू आएगी आ गई 10। श्रेया की परसेंटेज आ गई आपके पास 10। अर्जुन की परसेंटेज निकाल लो आप 20, हो गई परसेंटेज। श्रेया से अर्जुन की डबल भी एज, आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। 5 साल पहले की एज भी बात कर लेते हैं। श्रेया की अगर 10 थी, आज 10 है आज, तो 5 साल पहले 5 होगी। अर्जुन की आज 20 है, 5 साल पहले 15 होगी।
लो जी 3 टाइम्स है अर्जुन की श्रेया के, हेंस योर आंसर इज करेक्ट। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी आई होप कि अगर दो इक्वेशंस को इक्वल हमें रखना है तो उसको हम किस तरह से रखेंगे। चलिए एक नया सवाल है। अर्जुन ने एक नंबर सोचा एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। एक कोई भी नंबर सोचा अर्जुन ने और उसमें से 5/2 माइनस कर दिया, ठीक है, और फिर जो रिजल्ट आया उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, रिजल्ट ऑब्टेन नाउ इज 3 टाइम्स द सेम नंबर ही थॉट ऑफ। ओहो, अब जो उसके पास रिजल्ट आया है वो 3 गुना है जो नंबर उसने सोचा था। देखो अब क्वेश्चंस का जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो इंक्रीज होती जा रही है। अब 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन की लाइन 2 या 3 या 4 होती जा रही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्वेश्चन की लाइन 3 हो या 4 हो या 10 हो, इस बात से हमारे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और उल्टा मैं आपको कहूँ तो क्वेश्चन उतना ज्यादा आसान हो जाएगा जितना ज्यादा क्वेश्चन में समझाया होगा। मैं आपको एक लाइन में 2-3 बातें एक साथ समझा के लिख दूं तो वो समझना ज्यादा आसान है, या फिर मैं आपको वही बातें 3 या 4 लाइन में लिखूं वो ज्यादा आसान है। ऑब्वियसली अगर वो बातें आराम से मैं 3 या 4 लाइन में बताऊंगा तो ज्यादा आसान है। तो मैं तो ये कहता हूं कि ये क्वेश्चन और अच्छा है और ज्यादा आसान हो जाते हैं हमारे उन क्वेश्चन से। चलो, एक नंबर सोचा अर्जुन ने x, सब्ट्रैक्ट किया उसमें से 5/2, सेकेंड स्टेप 5/2, इसके रिजल्ट को मल्टीप्लाई किया 8 से कर दिया। अब जो नंबर आया, अब जो उसने रिजल्ट उसको ऑब्टेन हुआ तो ये हो गया माइनस हो गया इसमें से। अच्छा, ये जो रिजल्ट आया ये क्या है, रिजल्ट क्या है 3 टाइम्स है जो नंबर उसने सोचा था उसके, तो ये रिजल्ट इस नंबर के 3 टाइम्स है 3x। वेरी इजी, करो मल्टीप्लाई 8x। अब 8 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे हम तो 420 3x, 8x माइनस 3x 20, 5x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 4। अर्जुन ने जो नंबर सोचा वो 4 था। अच्छा, ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पर काटा है, आप इसको अपनी कॉपी पे भी काट सकते हो ऐसे रफ में, 2 4 5 4 20। हाँ, तो अब जो नंबर आया, जो नंबर अर्जुन ने सोचा था वो 4 है। जो जो उसने बोला है सारे ऑपरेशन एक बार लगा के देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। नंबर सोचा अर्जुन ने 4, उसने माइनस किया उसमें से 5/2, क्या आया उसके पास आंसर 2, 8 माइनस 5 3/2। उसने इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई किया 8 से 12। अब क्या जो इसके पास नंबर आ रहा है ये इससे 3 टाइम्स है, 4 का 12 3 टाइम्स है, हेंस योर आंसर इज करेक्ट। 3 टाइम्स होना चाहिए रिजल्ट। तो इस तरह से आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं। ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही है जो भी हमने पिछला क्वेश्चन किया था। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई भी 2 डिजिट है, 2 डिजिट का नंबर है, उसकी दोनों डिजिट्स का सम 9 है। नंबर कुछ भी हो सकता है, दोनों डिजिट का सम 9 किसका होता है, 81 का भी होता है, 18 का भी होता है, 63 का भी होता है, 36 का भी होता है, 45 का भी होता है, 54 का, बहुत ऐसे नंबर हैं ये। देखते हैं उसने क्वेश्चन में क्या बोला है। सम ऑफ ए डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, दोनों डिजिट्स को आपस में रिवर्स किया। द न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। जब मैंने वो दोनों डिजिट्स को आपस में चेंज कर दिया तो अब जो नंबर आया है वो 27 ज्यादा है मेरे पिछले नंबर से। ठीक है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन को हम फॉलो करेंगे जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था। अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है तो वो क्या होगा, जो 2 डिजिट का नंबर है, मैंने आपको बताया था अगर कोई भी नंबर है, 21 का एग्जाम्पल लिया था पीछे हमने, तो 10 इंटू 2 प्लस 1 ये होती है किसी भी क्वेश्चन की 2 डिजिट्स। तो इसके लिए ऐसे मैंने आपको बता चुका हूं पहले में। अभी वो कह रहा है कि 2 डिजिट का सम 9 है, तो अगर एक डिजिट x है, अगर एक डिजिट x है तो जो उसकी दोनों डिजिट उनका सम 9 है, तो दूसरी डिजिट होगी 9 माइनस x। अब कोई सी भी यूनिट प्लेस हो, कोई सा भी टेंस प्लेस हो, इस बात का फर्क अभी नहीं पड़ेगा। अगर उसका सपोज यूनिट प्लेस x है तो टेंस प्लेस 9 माइनस x हो गया। ओके, अब इसको रिवर्स करेंगे, तो अब जब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस 9 माइनस x और ये हो जाएगा x। सपोज ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है, ये केस 1 है, ये केस 2 है। क्लियर, यूनिट प्लेस x था तो टेंस प्लेस क्या हो गया 9 माइनस x,
उसने कहा इंटरचेंज करें डिजिट, तो अब टेंस प्लेस हो गया यूनिट प्लेस और यूनिट प्लेस हो गया टेंस प्लेस, एक्स हो गया। ओके, अब जो ये नंबर है ना वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है, नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। ये नंबर जो आया है ये 27 ज़्यादा है, ये बड़ा है, तो इसमें से मैं ये माइनस कर दूं, अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो 27 आना चाहिए। क्लियर? अगर मेरी एज आपसे 5 साल ज़्यादा है, आपकी एज 10 है, मेरी एज 15 है, मैं आपको बोल रहा हूँ मेरी एज आपसे 5 साल ज़्यादा है, तो मैं जब इसमें से ये माइनस करूंगा, ज़्यादा वाले में से कम माइनस करूंगा तभी तो 5 आएगा। मैं भाई आपको यहाँ बोल रहा हूँ ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर दूंगा 27 आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा वाला नंबर ये था, इसमें यूनिट प्लेस एक्स, यूनिट प्लेस 9 माइनस एक्स है, टेंस प्लेस एक्स है, 10x प्लस 9 माइनस एक्स, पहला बड़ा वाला नंबर माइनस ये नंबर, टेंस प्लेस क्या है 10, 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, इसका जो डिफरेंस आया वो कितना है 27। आप इसको सॉल्व कर लो, अब 10x माइनस एक्स, 9x प्लस 9 माइनस यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 90 माइनस 10x प्लस x, यहाँ आपका आएगा, ओ ये मैंने क्या लिख दिया 9x, सॉरी 9x प्लस 9, यहाँ पर माइनस और 90, यहाँ पर आएगा माइनस 9, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 9x होगा, जब ये माइनस माइनस होगा तो प्लस 9x आएगा विच इज 27, 9 प्लस 9 18x इक्वल्स टू, सारी चीज़ इधर लेके आ रहा हूँ मैं, 27 माइनस 9 प्लस 90। अब आप इसको, मेरे पास पेज में नीचे जगह नहीं है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, यही काम करते हैं, इधर इधर यहाँ कर लेते हैं। अभी तो एक लाइन दिख रही होगी तो इसको माइनस कर लेते हैं, ये हो गया 90 प्लस 27 7, 9 प्लस 2 11, इसमें से माइनस करना है 9, तो इसमें से माइनस किया 9, 109, 18x इक्वल्स टू 109, ये माइनस क्या हो, सॉरी 108 आ गया। अब यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या आएगा 108 अपॉन 18, 9 से इसको काट सकते हैं हम, 9 2s are 18, 9 1s are 9, 2 18, 6, सो योर x इज 6। आपकी यूनिट प्लेस 6 है, तो आपकी जो टेंस प्लेस है वो क्या है, वो आपकी 9 माइनस एक्स यानी 9 माइनस 6 वो 3 है, तो यूनिट प्लेस x, टेंस प्लेस 3, 63। ओके, अब इसका मैं रिवर्स कर दूं, अगर मैं इसका उल्टा लिख दिया मैंने, ये यूनिट प्लेस है ना, ये यूनिट प्लेस है ना ये 36, अब मैं इसका उल्टा कर दूं 63, तो देखो जो बाद में नंबर आया वो इससे 27 ज़्यादा है। बस यही क्वेश्चन था। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने मैथ्स के देख लिए, लीनियर इक्वेशन के देख लिए। अब लास्ट में मैं आपको कुछ एक दो चीज़ें बता के इस चैप्टर को ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने हो सकता है ये चीज़ें क्वेश्चंस करने में यूज़ करी हों और आपको वहाँ समझ में ना ही हो, तो वो आपको यहाँ बेहतर समझ में आ जाएंगी, और फिर उसके बाद आप लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अगर आपको इस तरह से कोई इक्वेशन दे रखी है, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो मैं आपको ये बता देता हूँ। ये जो 8 है इधर, ये इधर डिवीज़न में है, जब इसको मैं इधर लेके जाऊँगा इक्वल्स टू के इधर, तो ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यानी कि ये ऐसे ऊपर जाएगा, तो 8x प्लस 1। ऐसे ही जब ये इधर नीचे डिवीज़न में है, ये इधर जाएगा तो इधर ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, या ऐसा बोल लो ये 3 इधर अगर ऊपर है तो ये जब ये इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, आप कैसे भी कह सकते हो। इस तरह से इक्वेशंस को लिखते हैं। इसके बाद आपको पता है 8 का मल्टीप्लाई इसमें हम करेंगे 8x, 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 8, इसका मल्टीप्लाई इसमें 6x, इसका मल्टीप्लाई इसमें 9। अब जब इसको इधर लेके जाएंगे तो 8x माइनस 6x, इसको इधर लेके जाएंगे 9 माइनस 8, 2x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/2। इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको पता है, और जो हमने पूरा चैप्टर अभी तक किया उसमें हमने कई बार यूज़ किए हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन तब भी एक पूरी एक्सरसाइज है आपकी इस चैप्टर में, कैसे हम इक्वेशन की कॉम्प्लेक्स फॉर्म को आसान फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म जैसा कुछ होता नहीं है मैथ्स में, अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता हैं, अगर कोई चीज़ डिवीज़न में है तो मल्टीप्लाई में जाएगी,
कोई चीज़ प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगी। अगर ये सब चीज़ें आपको पता है छोटी छोटी, तो कुछ भी चीज़ कॉम्प्लेक्स मैथ्स में होती नहीं है। सेम यहाँ पर है, इसको इधर लेके जाऊंगा मैं तो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा। अब 3 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। ऐसे यहाँ 4 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। अब ये जब अगर इधर माइनस का 4y इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4y। ये इधर माइनस का प्लस का 12 है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 12। बस यही चीज़ें होती हैं। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। 5 4 20, 5 5 25, y = -4/5। तो ये हमारा यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। हमने इस पूरे चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा x या जो भी वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो उसको अकेला छोड़ना। बाकी सब कुछ इक्वल साइन के एक तरफ ले जाओ और सॉल्व कर दो। दूसरी चीज़ है हमारा क्वेश्चन को समझ के इक्वेशन को डेवलप करना। ट्रस्ट मी, जब आप मेरे सारे क्वेश्चंस को कर लोगे तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली आ जाएगी। सो हियर आई एम क्लोजिंग दिस चैप्टर। जल्दी मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक और एक बहुत अच्छे नए नॉलेज के साथ। थैंक यू, गुड बाय।